Hi everyone, am I audible and visible properly to all of you? एक बार जल्दी से कंफर्म करेंगे in the chat box that am I audible and visible properly? Uh, so a very happy new year to all of you. तो एक नया साल, एक नई बिगनिंग एंड इसमें एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं ऑप्टिक्स के ऊपर, जिसके बारे में आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म यू रियली सून। तो आज मैंने सोचा कि अब इतना हमारा टाइम पड़ गया है सेमीकंडक्टर, कहीं न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस में आप भूल ही ना गए हो। तो इसीलिए मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपको और करवाने आई हूँ, रिवीजन भी हो जाएगी इससे आपकी, एंड आपको पता भी चल जाएगा कि सेमीकंडक्टर कहीं भूल तो नहीं गया न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस में। तो चलिए स्टार्टिंग विद टुडेज थॉट। ऑलवेज स्टे कमिटेड टू योर डिसीजंस बट स्टे फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच। है ना, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कुछ डिसीजंस ले लेते हैं बट हम उसके ऊपर कमिटेड नहीं रहते हैं ना, हम फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ह्यूमन नेचर। बट यार फ्लेक्सिबल कर लो अपनी अप्रोच को, बट जो आपका एम है उसके ऊपर आप हमेशा कमिटेड रहो, मतलब अपने वर्ड से कभी भी बदलना नहीं चाहिए। इन द सेंस आई वांट टू से दैट कि अब जैसे न्यू ईयर है तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बड़े सारे लोग बनाते हैं, बट वो रेजोल्यूशंस जो हैं वो हफ्ता चलते हैं, 10 दिन चलते हैं, उसके बाद फिर से वही सब लौट आता है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जो भी डिसाइड करो इस आने वाले पूरे साल में, आप जो भी डिसाइड कर रहे हो कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे नीट को टारगेट करना है, मुझे जेई को टारगेट करना है। एज वी ऑल नो कि अब आफ्टर 3 मंथ्स आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, है ना, फाइनल एग्जाम्स हो जाएंगे अगर सब कंडीशंस ठीक रहती हैं, हैशटैग कोविड ठीक रहता है। तो उसके बाद फिर आपका जेई एंड नीट का एग्जाम आएगा। तो जो भी आपका एम है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, स्टे कमिटेड टू दैट ड्रीम एंड वर्क हार्ड फॉर इट। So, myself Arshpreet Kaur, your physics educator, GATE Physics qualified plus verified educator, academic excellence award throughout my master's degree. I have 3+ years of teaching experience. Basically, I belong from Chandigarh, but right now I am residing in Delhi. अच्छा बच्चे, यहाँ पर आपको notes मिलते हैं। This link is available in the description box also. आप इस बारकोड को भी स्कैन कर सकते हैं। आप इस बारकोड को स्कैन करेंगे तो आप एक शीट तक पहुंच जाएंगे, गूगल शीट तक। उसमें बच्चा पार्टी आपका क्लास 12th कैटेगरी के अंदर नोट्स अपलोड हो रहे हैं। कई बच्चों को नोट्स मिल नहीं रहे हैं, दे आर टेक्सटिंग मी ऑन द टेलीग्राम, बट मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th कैटेगरी के अंदर एक नीचे टैब बनाया गया है अलग से गूगल शीट का, वहां पे आपको सारे नोट्स मिलते हैं। सेमीकंडक्टर के नोट्स वहीं पर अपलोडेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वन शॉट मैराथन के भी वहीं पर अपलोडेड है। ओके, सो दिस इज द लिंक ऑफ द ऑफिशियल चैनल ऑफ अनअकैडमी 11th एंड 12th ऑन टेलीग्राम। डू ज्वाइन दिस चैनल बिकॉज आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल योर फेवरेट एजुकेटर क्लासेस यहीं पर मिलती है। तो इसको अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, गो फॉर इट एंड ज्वाइन इट। नेक्स्ट सम important information regarding Unacademy subscription, why to go for it. If you are dreaming to be a doctor, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो एक नीट या फिर जेई का पेपर तो ये बोलते हैं ना हम, हर्डल है, इसको तो पार करना ही पड़ेगा। तो इसको पार करने के लिए अगर आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड। बट यस, अगर हम प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर्स एफर्ट करते हैं कि आप पेपर तो क्रैक करें ही करें बट अच्छे रैंक के साथ करें, है ना, ताकि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल पाए। So a lot of educators will be helping you in this for achieving your goals. तो रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस चलते हैं बच्चे कोर्सेज में, 3+1 का पैटर्न फॉलो अप रहता है। एज वी ऑल नो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्या, डाउट्स क्लियर होना। बिकॉज अगर जिंदगी में डाउट्स नहीं क्लियर होंगे ना यार, रिलेशनशिप में भी अगर डाउट आ जाता है ना, जब तक वो क्लियर नहीं होता है तो कुछ भी स्मूथ नहीं चलता है। सिमिलरली अगर पढ़ाई में कोई डाउट आ जाता है तो वो अटक जाता है यहाँ पे। तो अनअकैडमी इस चीज़ को समझती है और आपका एक रेगुलर पैटर्न फॉलो अप करती है, 3+1, यानी कि 3 क्लासेस में पढ़ाई, एक क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ डाउट। और फायदा क्या होता है सब्सक्रिप्शन लेने से, व्हाट इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू यूट्यूब। अगर हम बात करें, यूट्यूब पर क्लासेस सब होती हैं, कवर सब सिलेबस होगा, बट वहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, वहाँ पे एक पर्सनल कनेक्ट टीचर के साथ आप ज़्यादा बना पाएंगे, असाइनमेंट्स ज़्यादा मिलेंगी, होमवर्क ज़्यादा मिलेगा। तो वहाँ से ऑफ कोर्स यू विल बी अ फार बेटर देन दिस थिंग, ठीक है। सो अगर यहाँ पे आपको डिटेल बताऊँ, आज 1 जनवरी है और 3 जनवरी से यानी कि परसों से देयर इज गोइंग टू बी अ कोर्स
जो स्टार्ट होने जा रहा है, शाइन बैच फॉर टर्म 2 स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें आई विल बी टेकिंग फिजिक्स, सुमित सर इंग्लिश लेंगे, राहुल लूडी सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तमस्सा त्यागी मैम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, विशाल सर आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं इसमें, है ना। 2.5 मंथ्स का कोर्स है, टर्म 2 इसमें सिलेबस पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और मेरा जो पहला कोर्स इसमें लॉन्च मैं कर रही हूँ दैट इज ऑन ऑप्टिक्स, मास्टर कोर्स ऑन ऑप्टिक्स। बिकॉज अगर आपने टर्म 2 का सिलेबस अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज देख लो, है ना, आप पेपर के बाद थोड़ी देखना है। और जिन्होंने देख लिया उनको पता है दैट ऑप्टिक्स इज अ मेजर पोर्शन इन द सिलेबस। तो हमारा फोकस क्या रहेगा कि हम ऑप्टिक्स पहले कर लेंगे कंप्लीट, रे एंड वेव ऑप्टिक्स। 7 फरवरी तक ये कोर्स चलने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रैंड कोर्स जिसमें मैं कंप्लीट ऑप्टिक्स इन डिटेल विद असाइनमेंट्स विद डाउट क्लियरिंग सेशंस कवर अप करवाने वाली हूँ। तो इसमें जिसने भी अभी इनरोल नहीं किया है, गो फॉर इट, प्लस सब्सक्रिप्शन को बाय कर लीजिए। And if you use my code as EARTH01, you will be a part of my physics core army, as well as you will be getting 10% rebate on the prices. अच्छा, अब एक और बात, the difference between ordinary and extraordinary is that little extra, right? तो ये लिटिल एक्स्ट्रा आपको कहाँ पे मिलने वाला है, प्लस कोर्स में ही मिलने वाला है। बिकॉज वहाँ पे असाइनमेंट्स जो होंगी बच्चे ज़्यादा डिस्कस होंगी, प्रैक्टिस ज़्यादा डिस्कस होगा, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात बताऊँ आपको कि आप कितने मंथ्स का कोर्स बाय करें, तो आप ये गलती मत कीजिए कि आप 3 मंथ्स का कोर्स बाय अप कर रहे हैं, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी ड्यू टू कोविड। हमें नहीं पता कि 3 मंथ्स के बाद हमारा एग्जाम होने भी वाला है या नहीं होने वाला है। तो एट दैट टाइम आई डोंट वांट कि आपकी प्लस सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाए एंड फिर आपको दोबारा से लेनी पड़े फॉर अनदर 3 मंथ्स। बिकॉज जितने कम मंथ्स की लेते हो पर डे कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ती है। तो सेफ साइड गो फॉर द 6 मंथ सब्सक्रिप्शन। अगर 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लोगे पर मंथ की इट विल बी कॉस्टिंग यू 1667 ना, no, it will be costing you only 1500 if you will be applying my code as EARTH01. You will be getting 10% rebate. देखो बच्चे 10% rebate is something else, but if you use my code as EARTH01, you will be personally connected with me. ठीक है? So you can further ask your doubts personally. You will be a part of physics car growing family. आइकॉनिक की बात करें, प्लस के सारे बेनिफिट्स रहते हैं यहाँ पे। एक्स्ट्रा क्या मिलता है यहाँ पे आपको, है ना, मुफ्त क्या मिलता है यहाँ पे, एक्स्ट्रा क्या मिलता है, एक एजुकेटर का सपोर्ट मिलता है। क्या, एक एजुकेटर का सपोर्ट मिलता है जिनकी आपको गाइडेंस मिलती है बेसिकली। बिकॉज कई कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि हम कर सकते हैं ना, हम पढ़ सकते हैं, हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बट हमें पता ही नहीं है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, हम कौन सी बुक को फॉलो करें, बोर्ड्स और जेई में से हम किस टाइम पे किसको प्रेफरेंस दे, क्या हम कंपटीशन का पढ़ते रहेंगे तो हमारा बोर्ड्स क्लियर हो जाएगा। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन अ माइंड, ठीक है। सो ये सब आपका कौन क्लियर कर सकता है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जो आपको एजुकेटर मिल रहा है, जो मेंटर मिल रहा है आपको, वो आपकी ये सारी बातों का आंसर दे सकता है। इसकी प्राइसिंग की बात बताऊं, 3 मंथ्स का अगर आप बाय करोगे पर मंथ 4000 वैसे है, एक्चुअल प्राइस है, बट इस पे यू विल बी गेटिंग 10% रिबेट इफ यू यूज माई कोड एज EARTH01. It will cost you only 3600 per month if you go for 3 months. But if you go for 6 months, आपको पर मंथ कॉस्ट पड़ती है 2550 रुपीज। यू कैन सी द डिफरेंस, यहाँ पे 3600 पड़ेगी अगर आप 3 मंथ्स का ले रहे हो, बट 6 मंथ्स में यही प्राइस रिड्यूस होकर 2550 रुपीज हो जाएगी आफ्टर अप्लाइंग माई कोड EARTH01। तो बच्चे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वो बच्चे प्रेफर कर सकते हैं जिनको एक हेल्पिंग हैंड, एक गाइड चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। So next is Bugs Bunty. If you find anything inappropriate in this video, you can report below in the description box. You will get the link जिस पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो फाइनली आज वैसे तो मैंने आपको बोल दिया था कि सेमीकंडक्टर अब हमने इसको मत्था टेक दिया है, खत्म कर दिया है, बट हाँ देयर वॉज समवट गैप बिटवीन आवर क्लासेस, सो आई थॉट कि एक बार सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बिल्कुल थोड़े से क्वेश्चन आएंगे, 18 क्वेश्चन आर देयर, तो इससे आपका एक बार जल्दी से कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं परसों से। टाइमिंग्स चेंज हो रही हैं परसों से, टाइमिंग्स मेरी 7 PM हो जाएगी अब, ठीक है। तो TH एंड S क्लास चलेगी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 7 PM आई विल बी टेकिंग योर क्लासेस। फर्दर अगर कुछ टाइम में चेंज आता है सो आई विल बी लेटिंग यू नो। टाइमिंग्स इसलिए चेंज हुई है बिकॉज प्लस पे जो कोर्स है वो रेगुलर चलेगा, बिकॉज रेगुलरिटी इज द की नाउ, क्योंकि अब हमारा टाइम बहुत थोड़ा रह गया है प्रिपरेशन के लिए। तो प्लस पे मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसके बाद कोई टर्म 2 का कोर्स लॉन्च नहीं होगा, बिकॉज टर्म 1 के केस में हमने 2 कोर्सेज लॉन्च किए थे आप लोगों के लिए, जो लोग बाद में भी आए थे, बट टर्म 2 के लिए अब भी कोर्स लॉन्च हो रहा है, उसके बाद लॉन्च नहीं होगा। सो डोंट डिले इन दिस, है ना, गो फॉर इट एंड बाय द कोर्स बाय यूजिंग द कोड EARTH01। चलिए, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन।
ओके, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेकआउट करें तो बताइए, इन द कमेंट सेक्शन टाइप कीजिए कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग है या रिवर्स बाइसिंग है। इसमें बेसिकली आपको 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, आपको वोल्टेज दे रखी है 10.3 वोल्ट। जर्मेनियम का आपके पास ये पीएन जंक्शन बना रखा है, सेमीकंडक्टर जर्मेनियम ले रखा है, यहाँ पे प्योर जर्मेनियम के बीच में डोपिंग कर रखी हुई है पी एंड एन की। एज आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये चीज़ याद है कि पी टाइप में हम ग्रुप नंबर 13 की डोपिंग करते थे एंड एन टाइप में वी यूज टू डोप ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 13 यानी कि बल गया इंडिया थैला लेके, ग्रुप नंबर 15 यानी कि नानी पापा अंशु सब बिंदास। आई एम होपिंग कि आपको ये सब याद है, तो मुझे बताइए फटाफट से। शाबाश, वेरी गुड। तो ऑल ऑफ यू आर टाइपिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर टाइपिंग एज फॉरवर्ड बाइसिंग, यानी कि P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, सो दिस इज द फॉरवर्ड बाइसिंग केस। यानी कि अगर हम फॉरवर्ड बाइसिंग का केस ले रहे हैं, यहाँ पर इस केस में हमारा करंट एकदम मस्त फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा? बिकॉज डिप्लीशन रीजन इसमें क्या हो जाती थी, थिन हो जाती थी, यानी कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से वो डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते थे। ठीक है, तो करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, तो आपको इस करंट की वैल्यू बतानी है। रेजिस्टेंस आपको पता है, वोल्टेज आपको पता है, बताइए करंट की वैल्यू कितनी आएगी? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? चलिए लेट्स सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। ओके, अब वहां पे ना मेंशन किया गया था जर्मेनियम। जर्मेनियम मेंशन करने का मतलब क्या, आपको ये चीज याद होनी चाहिए। अगर मैं पूछूं बैरियर पोटेंशियल इन द केस ऑफ जर्मेनियम वीबी की वैल्यू क्या थी, तो ये आपको याद होनी चाहिए, 0.3 वोल्ट थी। इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग वी नो दैट कि जो पोटेंशियल होती है, डिप्लीशन लीजर का जो पोटेंशियल होता है वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, इफ आउटवर्ड पोटेंशियल इज 10.3, तो आपके पास वीबी की वैल्यू इज 0.3। अगर फाइनल पोटेंशियल बोलूंगी तो क्या हो जाएगी? V माइनस VB, बिकॉज पोटेंशियल जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एकदम मस्त डिफ्यूज करते हैं P से N रीजन में, N से P रीजन में, राइट। तो अगर हम फाइनल वोल्टेज की बात करें यहाँ पे, वो दैट विल बी V माइनस ऑफ VB। करंट आपको फाइंड करना है, रेजिस्टेंस आपको पता है 5 × 10⁻³ अब ये 10⁻³ क्यों किया? आधे बच्चों ने तो ये टेस्टी टेस्टी समझ के खा लिया होगा, बट खाना नहीं है इसको। ठीक है, किलो ओम को ओम्स में कन्वर्ट करना नहीं भूलना, बिकॉज SI यूनिट्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए जब फर्दर आप सॉल्व करेंगे बच्चे, यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 2 मिली एम्पियर। सो आई एम होपिंग कि तुम सबका सही था। सेकेंड ऑप्शन दैट इज 2 मिली एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस केस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर अब जर्मेनियम की जगह क्या दे रखा है, सिलिकॉन दे रखा है। तो टाइप इन द कमेंट सेक्शन कि सिलिकॉन के VB की वैल्यू क्या होती है, एंड दिस इज फॉरवर्ड बाइसिंग, दिस इज फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। शाबाश, जल्दी से टाइप करेंगे। VB इन द केस ऑफ सिलिकॉन की क्या वैल्यू होती है, एंड दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। बताओ। ठीक है जी, दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग। क्यों फॉरवर्ड बाइसिंग, क्यों? Because again P is connected to higher potential, N is connected to lower potential, simple as that। 3 किलो ओम रेजिस्टेंस गिवन है, 5.2 ये फॉरवर्ड बाइसिंग का केस है, यानी कि V आपका क्या बन जाएगा, नेट पोटेंशियल V माइनस VP बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? टाइप करो कमेंट सेक्शन में। देखो, बस इसमें डिफरेंट क्या कि सिलिकॉन के केस में ये वैल्यू क्या है बच्चे, 0.7 है। ठीक है, तो आप करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? V माइनस VB 5.2 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस वैल्यू दैट इज 3 × 10⁻² ओम। So on solving you will get the value of current as 1.5 milliamperes। Okay, you know that मैंने आपको एक चीज करवा रखी है कि जो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है ना, फॉरवर्ड बाइसिंग होती है उसके केस में जो करंट होता है दैट इज इन मिली एम्पियर्स। कैन एनीबॉडी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि रिवर्स बाइसिंग के केस में करंट किस में आता है? बताओ, क्या करंट रिवर्स बाइसिंग के केस में भी मिली एम्पियर्स में ही आता है, या आपको ज्यादा करंट मिलता है, या आपको मिली एम्पियर से कम करंट मिलता है? टाइप इन द कमेंट सेक्शन जल्दी से, शाबाश।
जल्दी से बताएंगे कि रिवर्स बायसिंग के केस में आपके पास जो करंट आता है वो कौन से यूनिट्स में मिलता है। तो we get the current in microamperes. Milli means 1 milli means 10 raised to the power 3. मिली मतलब कम, मेगा मतलब ज्यादा, मेगा है ना 10 रेज टू द पावर पॉजिटिव। यहाँ पे मिली में 10 रेज टू द पावर नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे मिली में स्मॉल एम में आपके पास नेगेटिव। ओके, 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है, माइक्रो 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 6 एम्पियर्स। तो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे है। द सिलिकॉन डायोड विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm is connected in series with 90 ohm resistor and a battery of EMF 12 volt. The current through the diode is 0.113 amperes, 0.15 amperes, 1.7 amperes और 1.73 amperes। बताओ, गो फॉर इट एंड सॉल्व इट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको सिलिकॉन डायोड के इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 10 ohm और उसके साथ एक बाहर बड़ा सा भारी सा रेजिस्टर लगा हुआ है 90 ओम का, ठीक है। बैटरी की ईएमएफ गिवन है, करंट आपको बताना है कितना होगा सर्किट में से। वेरी इजी क्वेश्चन, बताओ व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। शाबाश, सॉल्व इट। ठीक है जी, चलिए लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस। यहाँ पे क्या था, सिलिकॉन डायोड था, तो किस किस ने सीधा इसको वोल्टेज ले लिया। सिलिकॉन डायोड के केस में पीएन जंक्शन डिप्लीशन में जो नेट पोटेंशियल होगी वो V माइनस वीबी होगी। अभी तक हम क्या कर रहे थे, V माइनस वीबी तो ले रहे थे, डिवाइडेड में सिर्फ कैपिटल यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेते चल रहे थे। बट यहाँ पे आपको उन्होंने दे दिया कि डायोड की खुद की भी यार कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उसके साथ जो बाहर वाला रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगा हुआ है। तो आपके पास नेट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, डायोड की रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो करंट क्या होता है, ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल्स टू आई आर। आई क्या आ गया, V बाई आर। नेट पोटेंशियल क्या आ गया, V माइनस वी बी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना आ गया, आर फॉरवर्ड प्लस ऑफ कैपिटल आर। वैल्यूज पुट इन करो, 12 माइनस 0.7। सिलिकॉन के केस में VB इज 0.7, ठीक है। आई एम होपिंग कि आपको ये चीज पता है कि VB क्या है। जिसको अभी ऐसा लग रहा है ना कि सब ऊपर से जा रहा है यार, सब भूल गया है ना, न्यू ईयर इतना मना लिया कि सब भूल गया है, तो उसको दोबारा से एक बार रिवाइज करना, ठीक है। आई एम जल्दी ही मैं वन शॉट सेमीकंडक्टर का भी प्लान करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको कंप्लीट कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। ओके, चलो यहाँ पे अगर हमने एक बार मैं दोबारा से याद करवा दूं आपको, पी रीजन में होल्स वाज द मेजॉरिटी, है ना, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स वाज मेजॉरिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को क्या होने लगा था, सफोकेशन होने लगी थी, है ना। होल्स बोले कि यहाँ पे बहुत सारे होल्स हैं, मैं एन की साइड चलना शुरू करता हूँ, और एन की साइड के इलेक्ट्रॉन बोले यार इधर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो मैं पी की तरफ चलना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो डिफ्यूजन स्टार्ट हो गई थी, और अल्टीमेटली जब होल्स इधर जा रहे थे तो वो नेगेटिव छोड़ते जा रहे थे आयंस की बेसिस में, और जब इलेक्ट्रॉन्स एन टू पी जा रहे थे तो वो पॉजिटिव छोड़ते जा रहे थे। तो यहाँ पे आपके पास एक बैरियर बन गया था, इसका जो पोटेंशियल था दैट वाज व्हाट, वीबी पोटेंशियल था इस बैरियर का, ठीक है। तो अगर हम सिलिकॉन के केस में बात करें, इसकी वैल्यू थी 0.7, याद आ गया। तो जो फाइनल बाहर की जो बाइसिंग वाली वोल्टेज है, अगर आप फॉरवर्ड बाइसिंग का केस ले रहे हैं तो ये जो बैरियर पोटेंशियल है ना बच्चे, जो बैरियर है ये क्या हो जाता था, रिड्यूस हो जाता था, ठीक है। तो आपके पास नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V माइनस ऑफ वीबी। ओके, चलिए नेक्स्ट जल्दी से आंसर देंगे। द फोरबिडन गैप इन द जर्मेनियम क्रिस्टल इज, बताइए। ए ऑप्शन इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी ऑप्शन इज 1.12 into 10 raised to the power minus 19 joules, C option is both first and second, and fourth option is 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस किस ने ये जल्दी करी कि फर्स्ट ऑप्शन देखा 0.7 और टिक लगा दी और बोला मैम ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। किस किस ने कष्ट ही नहीं किया बी ऑप्शन पढ़ने का,
अभी तो कष्ट नहीं करो तो चलेगा, बट पेपर में ये चीज मत करना, क्योंकि आपको बार बार एक ही चीज सब बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कि मैं बोलती हूँ, सब टीचर्स एक ही बात बोलते हैं कि यार जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है आप उसके सारे ऑप्शंस पढ़ने का कष्ट कर लिया करो, है ना, क्योंकि यहाँ पे द राइट आंसर इज सी ऑप्शन, नॉट ए ऑप्शन। बाय, देखो यार ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, ये जूल्स में है, आपने कन्वर्जन करके देखा, क्या पता जूल्स में कन्वर्जन करके यही आ रहा हो, इज राइट। अगर मैं बात कर रही हूँ 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या पूछ लिया मैम आपने, ये तो नहीं आता हमें। अगर मैं पूछूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स, हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, तो ठीक है ना। अब यहाँ पे 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको कन्वर्ट करो 0.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करो, बताओ कितना आंसर आ जाएगा, बताओ 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 जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी द आंसर, सेकंड ऑप्शन सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, बताओ। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी सेटिस्फाइड। 0.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डेसिमल करेंगे आप एडजस्ट, तो आपका ये बी ऑप्शन विल बी ऑल्सो राइट। So both first and second will be the right answers for this. Okay, क्लियर है जी एवरीबडी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो अगेन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, गो फॉर इट एंड सॉल्व इट। द करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस इज गिवन इन द सर्किट इज दिस, सिलिकॉन और जर्मेनियम लगे हैं आपके पास, आपको बताना है करंट की वैल्यू क्या आएगी इस पूरे सर्किट में, बताओ। बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस केस, बताओ बताओ बताओ। दिस इज 5 किलो ओम, दिस इज 12 वोल्ट। अब ये सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, this is forward bias or reverse bias, positive is connected to p side, negative is connected to the ground potential, यानी कि this is forward biasing case, सिंपल। अगर जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम भी फॉरवर्ड बाइसिंग का केस है, ठीक है, तो क्या करना है, अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में आपको वीबी की वैल्यू पता है, जो कि पता होनी चाहिए, अभी हमने कर लिया है सिलिकॉन के केस में भी और जर्मेनियम के केस में भी, तो आपको फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में नेट पोटेंशियल से वीबी ऑफ सिलिकॉन को और वीबी ऑफ जर्मेनियम को क्या करना है, उड़ाना है, मतलब माइनस करना है। तो करंट क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इज व्हाट, 5 kilo ohm, right? So 5 into 10 raised to the power 3. On solving it, you will get the answer as what? बताओ, what will be the right answer for this case? चलिए, let's see the calculation part. देखो ये वाली जो वैल्यू है इसको याद कर लो, that VB in the case of silicon is 0.7 and VB in the case of germanium is 0.3, ठीक है। तो ये वैल्यूज को आपको क्या करना है, CTM करना है। CTM माने कि टाइप इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू मीन बाय CTM, जो जो बच्चे रेगुलरली फॉलो करते हैं दे नो माय शॉर्टकट्स, राइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय CTM, राइट इन द कमेंट सेक्शन। CTM माने कि रैम टू मेमोरी, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं, जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए नीडेड होते हैं। तो अगर इस VB की वैल्यू की बात करें, VB फॉर द जर्मेनियम केस एंड BB फॉर द सिलिकॉन केस, यू हैव टू रिमेंबर इट। तो फाइनल पोटेंशियल क्या आ जाएगी, फाइनल करंट क्या आ जाएगा, फाइनल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, 12 माइनस 0.7 माइनस ऑफ 0.3, 0.7 प्लस ऑफ 0.3 विल बी व्हाट बच्चे, इट विल बी 1, ठीक है। तो 12 माइनस 1 11, 11 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 raised to the power 3, ऑन सॉल्विंग you will get the answer as 2.2 मिली एम्पियर्स। ऑफ कोर्स फॉरवर्ड बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग है, तो करंट किस में मिलेगा, मिली एम्पियर्स में ही मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। Okay, next moving on to the question number 6. What they are saying in this question, again a conceptual question. 4 silicon diodes are connected as shown in the figure. Assuming the diodes to be ideal, the diodes which are open circuited are, बताओ
ओपन सर्किटेड कौन कौन से डायोड्स होंगे? जब बात आ रही है आइडियल, आइडियल माने कि अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो रेजिस्टेंस 0, और अगर रिवर्स बायस होगा तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम। यही बोलता है आइडियल, 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 जो कि कभी जिंदगी में मिलेगा ही नहीं, किताब में मिलेगा बस, है ना। तो यहाँ पे फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग की बात करें, आइडियल के केस में, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में रेजिस्टेंस 0, रिवर्स बायसिंग के केस में रेजिस्टेंस मैक्सिमम। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ओपन सर्किट होगा। ओपन सर्किट माने कि ओपन यानी कि करंट फ्लो नहीं करेगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा उसके केस में? रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो आपको रिवर्स बायसिंग के केसेस ढूंढने यहाँ पे कि कहाँ कहाँ आपके पास रिवर्स बायसिंग हो रही है। शाबाश, जल्दी से बताओ कि कहाँ कहाँ कौन कौन से डायोड में आपके पास रिवर्स बायसिंग होगी। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन, दैट इज D2 एंड D3। आप इस D1 को ऑब्जर्व कीजिए, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, दिस इज फॉरवर्ड बायस। नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, यानी कि दिस इज रिवर्स बायसिंग। D3 पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, यानी कि एन टाइम, दिस इज व्हाट? रिवर्स बायसिंग। D4 के केस में नेगेटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, दिस इज व्हाट? Forward biasing. So D2 and D3 are only diodes in this case which are reverse bias. Reverse bias के केस में resistance maximum यानी कि open circuit. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हाजिर हो गया है। चलिए, इन द गिवन सर्किट डायोड इज, आपको बताना है इस पूरे सर्किट में आपका जो डायोड है वो ओपन सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, कंडीशंस आपको VA VB की गिवन है। बताओ व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस केस, कि इस केस में आपका डायोड ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट कब होगा अकॉर्डिंग टू VA एंड VB सिचुएशन। बताओ। ओपन, रेजिस्टेंस मैक्सिमम, रेजिस्टेंस मैक्सिमम यानी कि रिवर्स बायस। शॉर्ट, शॉर्ट मतलब शॉर्ट सर्किट होता है ना, एकदम स्पार्क भी तो निकलती है शॉर्ट सर्किट में। करंट मैक्सिमम, रेजिस्टेंस मिनिमम, रेजिस्टेंस मिनिमम, फॉरवर्ड बायस। आप बताओ व्हाट विल बी द राइट आंसर? What will be the right answer? The right answer will be C option. जब VB बड़ा है VA से, यानी कि अगर मैं VA को नेगेटिव मानूं, VB को पॉजिटिव मानूं, ठीक है, तो ये कौन सा केस हो गया? रिवर्स बायसिंग का केस हो गया। रिवर्स बायसिंग में दिस इज व्हाट? ओपन सर्किट। बिल्कुल सही। ओपन सर्किट में VA ग्रेटर देन VB वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, बिकॉज यहाँ पे आपके पास फॉरवर्ड बायसिंग का केस बन जाएगा। शॉर्ट सर्किट चेक करते हैं। शॉर्ट सर्किट के केस में आपके पास VA ग्रेटर देन VB, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। VA जब ग्रेटर होगा VB से, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो शॉर्ट सर्किटेड का कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल होगा या नहीं होगा? इट कैन बी पॉसिबल, सो इट कैन हैव मल्टीपल ऑप्शंस, it can have multiple options, because if VA is greater than VB, then this is a forward biasing case, and if this is a forward biasing case, then we can consider it as what? Short circuit. But for the case of ideal diode, it will be short circuit. यहाँ पे मेंशन नहीं है आइडियल डायोड। ओपन सर्किट का केस तो इट इज कॉमन सेंस है ना, कि रिवर्स बाइसिंग है तो हम ओपन सर्किट की तरह उसको ले सकते हैं। तो करेक्ट आंसर्स कैन बी 2 और 3। सो जिसने भी 2 बोला 3 बोला, दोनों का सही हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज। अब ये सर्किट दे रखा है, 2 डायोड दे रखे हैं, 3 रेजिस्टर दे रखे हैं, एक बैटरी भी दे रखी है। बताओ और कुछ रह गया देने वाला इसमें? बट यहाँ पे कुछ काटने वाला रह गया। हाँ, कैसे? अब कुछ मेंशन नहीं तो आप आइडियल लेकर चलो, है ना, कुछ मेंशन नहीं तो आप लेकर चलो, सारी दुनिया अच्छी है, ये सर्किट अच्छा है, इसको हम आइडियल मानेंगे। और जब आइडियल मानेंगे तो कौन सा डायोड ठप हो जाएगा? ठप मतलब बंद हो जाएगा। बताओ कौन सा इसमें से रिवर्स बायस है? डायोड D1 और डायोड D2, विच इज रिवर्स बायस इन दिस केस?
जल्दी से, शाबाश। विच इज रिवर्स बायस इन दिस केस? कॉमन सेंस यार, ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड, यानी कि एन रीजन के साथ कनेक्टेड है, एंड ये नेगेटिव पी के साथ कनेक्टेड है। सो ये पोर्शन गया, ये पोर्शन सर्किट का गया, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी रिवर्स बायसिंग के केस में। तो करंट को क्या पड़ी है यार कि ज्यादा रेजिस्टेंस में से मैं क्यों निकलूं, करंट क्यों जाएगा बताओ? अगर आपके पास कहीं जाने का शॉर्टकट पता है आपको, आप क्यों जाओगे लंबे रास्ते से, है ना? अब तो पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया है। तो सिमिलरली अगर करंट की बात करेंगे तो करंट वो वाले पाथ से क्यों जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस पाथ। ठीक है, करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस पाथ। तो अब बताओ मुझे करंट कितना आ जाएगा सर्किट में? अब आपको नेट रेजिस्टेंस पता है, ये 4, ये 4, 4 + 4 8 हो जाएगी, 12 वोल्ट है। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द आंसर फॉर द करंट इन दिस केस? सिंपल है, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 1.5 एम्पियर्स। ठीक है, बिकॉज दूसरा डायोड रिवर्स बायस में है, तो नो करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दैट पोर्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9th on your screen. In the circuit, the equivalent resistance between A and B, where A is at the higher potential and B is at the lower potential. So again the same concept question, that is कि अगर forward biasing होगा तो resistance minimum, ideal का केस मान के चलेंगे। अगर आपके पास reverse biasing होगा तो in that case आप resistance maximum उसको सर्किट में से निकाल देंगे। अगर यहाँ पे बात करें, इस सर्किट में बात करें, आपके पास ये डायोड काम करेगा? बताओ, this diode will be working or not? No, this won't be working. Why? Because this is in reverse biasing condition. ये P साइड है, दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल, लोअर टर्मिनल। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग याद है कि सब ऊपर से जा रहा है? बताओ, फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में क्या होता था? P इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल, N इज कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल। अब हायर लोअर में पॉजिटिव नेगेटिव होना जरूरी नहीं है। अगर 10 और 5 में से हायर बोलूं तो आप बोलोगे 10 है, अगर -2 और -3 में से हायर बोलूंगी तो आप बोलोगे -2 हायर है। कौन कौन बोलेगा -3 हायर है? बताओ। तो फिर वो मैथ सीखेगा जाके, है ना, बेसिक लेवल का, अगर कोई -3 को हाई बोलेगा। नेगेटिव में आपके पास जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है उतनी वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि बी टर्मिनल इज कनेक्टेड विद नेगेटिव पोटेंशियल, उसको आप पी के साथ कनेक्ट कर रहे हो यहाँ पर इन दिस केस, तो ये रिवर्स बाइसिंग। ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी द फॉरवर्ड बाइसिंग केस। तो अब बताओ सर्किट को कैसे सॉल्व करोगे? बताओ, how you will be solving this question and what will be the final answer for this? आपको बताना है the net resistance, equivalent resistance between A and B. A और B में आपको net equivalent resistance बतानी है कि क्या होगी। शाबाश। What we will be doing in this question is, अच्छा देखो, 6 और 6 ओम इन सीरीज हो जाएंगे, सो वो 12 बन जाएंगे। अब कौन सा 6 और कौन सा 6 बोल रहे हैं ये बताओ? ये वाला 6 और ये वाला 6, ये दोनों, ये और ये सीरीज में हो जाएंगे, बिकॉज ये ब्रांच तो खत्म ना, ये रिवर्स के कारण ये ब्रांच खत्म। ये और ये सीरीज में 12 देंगे। अब जब ये 12 दे देंगे तो ये 4 ऐसे करंट आया 12 के साथ, ऐसे दो पोर्शन में डिवाइड हुआ, तो 4 और 12 सीरीज में या पैरेलल में? बताओ, सीरीज में या पैरेलल में? 4 और 12, 4 और 12 सीरीज में या पैरेलल में? They will be in parallel, of course yaar, current is getting divided, and whenever the current is getting divided you get parallel circuit. अगर करंट सेम है तो सीरीज सर्किट, सिंपल एज दैट। तो 12 और 4 आपको पैरेलल में क्या देंगे? 3 देंगे, और ये 3 और ये 8 जो लगा था, देखो ऐसे ही था ना। वैसे कहीं कहीं तो ऐसे देख रहे हैं क्या बोल रही है मैम, है ना, क्या बोली जा रही है, भी नहीं हो रही है। ये देखो, ये आपके पास 8 था, ये आपके पास 4 था, ये 6, ये 6, और ये तो सर्किट में से हट ही गया, तो ये 6 और ये 6 बच्चे 12, 12 और ये वाला 4 पैरेलल में। पैरेलल में जब तुम सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 3 आएगा, 3 में 8 क्या आ जाएगा इन सीरीज। ठीक है, सो नेट रेजिस्टेंस विल बी 11 ohms। सो दिस विल बी अ फाइनल आंसर दैट आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 11 ओम आ जाएगी। ओके, तो जिसने भी 11 बोला, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th पे चलते हैं, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स की अप्रोच के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट वन।
क्योंकि सीबीएसई को ना ये जो डिपेंडेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है, उनसे बहुत प्यार होता है ना, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछते हैं क्योंकि दे वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड इन दिस कि आप क्या आंसर दोगे इस पे। डायोड रेजिस्टेंस और बल्क रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। अच्छा, जब डायोड की रेजिस्टेंस की बात करें या बल्क रेजिस्टेंस की बात करें तो ये सब क्या है, अंदरूनी बातें हैं। बताओ, डायोड की खुद की जो रेजिस्टेंस है, डायोड की जो खुद की रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से आ रही है। इफ आई टॉक टू यू अबाउट कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बेसिकली आई क्यों रही है डायोड की, क्यों? बिकॉज अगर हम बात कर रहे हैं कि चार्ज कैरियर्स इधर से उधर जा रहे थे, तो जो चार्ज कैरियर्स अपनी जगह छोड़ के जाते थे उनकी जगह दूसरे रिस्पेक्टिव आयंस आ जाते थे। तो आयंस एक तरह की हर्डल की तरह एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज अ रेजिस्टेंस इन दिस केस, है ना। जैसे कि हमने सेल के केस में पढ़ा था, सेल के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस याद है सबको। When the electron is traveling inside an electrolyte solution, so in that case the ions are acting as a resistance to the flow of इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अगर हम आउटवर्ड सर्किट में बात करें, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट इंटरनल सर्किट में बात करें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, राइट। तो वो जो अंदर फ्लो कर रहा है तो वो किसके बीच में फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के बीच में फ्लो करता था, तो वहां पे आयंस एक रेजिस्टेंस की तरह ही तो एक्ट करते थे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो सब चीजों पे डिपेंड करेगा आपका डायोड रेजिस्टेंस। कैसे? साइज ऑफ पी रीजन, साइज ऑफ एन रीजन, डोपिंग कंसेंट्रेशन। ऑफ कोर्स अगर हम पी रीजन की बात करें, साइज की बात करें, होल्स की बात करें, पी रीजन में मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी, होल्स माइनॉरिटी। डोपिंग कंसेंट्रेशन के इफेक्ट से आपको चीज एक पता है कि डोपिंग कंसेंट्रेशन ज्यादा, चार्ज कैरियर ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा। सब कुछ जब जिंदगी में ज्यादा हो जाए ना तो वो एक प्रॉब्लमेटिक थिंग बनने लगता है, ठीक है। अगर काम बहुत ज्यादा पेंडिंग हो जाए तब भी प्रॉब्लम, है ना। अगर नोट्स बहुत ज्यादा पेंडिंग हो जाए तब भी प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करना है, रेगुलर क्लासेस लगानी पड़ती है। तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इज देयर, बट यहाँ पे कहना ये चाहती हूँ कि जो डायोड रेजिस्टेंस है वो पी पर भी डिपेंड करेगा, वो एन पर भी डिपेंड करेगा, वो डोपिंग कंसेंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। So I'm expecting कि a lot of students have answered it right. That is fourth option. That is all of the above. Okay. Moving on to the question number 11th. P type semiconductor is, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली P type semiconductor की, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, अनचार्ज एट 0 केल्विन बट चार्ज एट हायर टेम्परेचर, अनचार्ज सिंपली, और इट इज नेगेटिवली चार्ज। P टाइप बनता कैसे है? ग्रुप नंबर 13 के डोपेंट्स आप ऐड करते हैं इन what, in what? ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स, ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। अब 13 के ग्रुप के एलिमेंट्स क्या, बल गया इंडिया, थैला लेके, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, राइट। सो इनको जब आप एडअप करेंगे तो पी टाइप के केस में एक होल एक्स्ट्रा एडअप होता है, नो प्रॉब्लम। अब बट इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा डाला तो मतलब आपने कुछ चार्ज डाल दिया, नहीं यार। अगर हम बात करें यहाँ पर ओवरऑल, ओवरऑल बात करें किसी भी क्रिस्टल के अंदर, देयर इज ऑलवेज न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड, ठीक है। आई टोल्ड यू पहले भी, लास्ट सेशंस में जब ये चैप्टर पढ़ा रही थी मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, वहां पे भी पी टाइप की बात कर लो, एन टाइप की बात कर लो, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से हमने कुछ चार्ज डाल दिया है, चार्ज नहीं डाला है। चार्ज हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा। पी टाइप एन टाइप सब क्या रहेंगे, अनचार्ज रहेंगे, दे विल बी न्यूट्रल, दे विल बी न्यूट्रल इन दिस केस। डोंट गेट कंफ्यूज कि हम होल्स भर रहे हैं उसमें, नहीं, हम होल्स नहीं भर रहे हैं, हम सिलिकॉन में ई टाइप के एलिमेंट्स को डाल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चार्ज बढ़ा रहे हैं, हम इम्प्योरिटी बढ़ा रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग इम्प्योरिटी, ठीक है। सो दैट कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड। कंडक्टिविटी जो भी हेरफेर हो रहा है कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच में, वो सबका सब क्रिस्टल के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से उठ के बाहर चले जाएंगे क्रिस्टल से उड़ के, नहीं यार, क्रिस्टल के अंदर ही हो रहा है सब कुछ, ठीक है। सो ओवरऑल अगर चार्ज की बात करें तो वो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। इट वोंट बी पॉजिटिव, इट वोंट बी नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम बात करें इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेशियो ऑफ Ne to NH विल बी, टेम्परेचर के साथ क्या असर पड़ेगा, और ये
प्रॉपर नोट की फॉर्म में आपको लेक्चर में कवर अप करवा रखा है। अगर Ne/NH की बात कर रहे हैं, एन टाइप के केस में बात कर रहे हैं, Ne विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन NH। बताओ, Ne विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन NH, तो ये जो आपके पास रेशियो है ऑफ कोर्स इट विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, ऑफ कोर्स इट विल बी ग्रेटर देन 1। बट एन टाइप सेमीकंडक्टर में इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के साथ अगर हम बात कर रहे हैं कि जो रेशियो है उसके ऊपर फर्क क्या पड़ता है, ओवरऑल जो रेशियो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, बट इट विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, इट विल बी ग्रेटर देन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब कौन कौन इतना बड़ा क्वेश्चन देके कष्ट करेगा ही नहीं इसको पढ़ने का, बताओ। और मैंने तुम्हें एक चीज बता रखी है बहुत पहले से कि कोई क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उतना ही इजी होता है, बिकॉज एग्जामिनर वांट्स कि यार बच्चा ना इस क्वेश्चन को देख के ही छोड़ दे, है ना, राइट। तो इसीलिए वो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस डाल देते हैं, बट ये इजी है, बहुत इजी है। ध्यान से देखो, जिसको एसी चैप्टर पसंद है उसके लिए तो बहुत इजी है ना। जिसकी एसी में कहते हैं ना गरारी अड़ रखी है, तो उसके लिए शायद थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि स्किप करते हैं इसको। A sinusoidal voltage of RMS value 200 वोल्ट, RMS वैल्यू, RMS की फुल फॉर्म टाइप करो, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, सो अ साइनोसोडल वोल्टेज ऑफ RMS वैल्यू 200 वोल्ट is connected to a diode and a capacitor in the circuit shown so that half wave rectification occurs. The final potential difference in the volt across C is, बताओ, what will be the right answer for this? RMS गिवन है, आपको डायोड गिवन है, आपको RMS वैल्यू 200 वोल्ट गिवन है, व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस इन द वोल्ट अक्रॉस C कितना होगा, बताओ, व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। बताओ 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 जल्दी से, शाबाश, क्या आंसर होगा इसका। कैपेसिटर, डायोड, फिर RMS भी दे दिया ऊपर से, है ना। हम कैसे निकाल लेंगे ये वाला, छोड़ो मैम आप ही करा दो। अरे बहुत इजी है, VRMS गिवन है, V0 की वैल्यू क्या लोगे आप, V0 की वैल्यू क्या लोगे, √2 VRMS, V0 ही तो पूछ रहे हैं। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो कौन सी वोल्टेज होगी, मैक्सिमम वोल्टेज होगी। तो अगर बात करें VRMS की, दैट इज V0 डिवाइडेड बाय √2, तो V0 क्या आ गया, VRMS इंटू √2, सिंपल। सिंपल तो है यार, VRMS 200 गिवन, √2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगे, V0 की वैल्यू कितनी आ गई, √2 इंटू टू, √2 इंटू 200। लो भाई, अंडर भी नहीं सॉल्व करना था इसमें, है ना, आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन था। अगर मैं पूछूं √2 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 1.414। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 14। This one is also very easy. What they're saying is, in question number 14, in an unbiased NP junction, electrons diffuse from N region to P region. ध्यान देना, अनबायस्ड, अनबायस्ड मतलब बाहर से कोई हेरा फेरी नहीं की है हमने, है ना। बाइसिंग मतलब चीटिंग, है ना। अनबायस्ड मतलब बाहर से हमने कोई चीटिंग नहीं करी, आपस में ही जो ये अंदर एन रीजन टू पी रीजन जाएंगे वही होगा बस, है ना। बाहर से देयर इज नो वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड। सो इन दैट केस दे आर आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। एन रीजन टू पी रीजन वो बोल रहे हैं एन टू पी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, यू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स फील सफोकेटेड इन द एन रीजन, holes feel suffocated in the p region, they are majority carriers in their respective sections, they will cross and diffuse to each other's region so that आपके पास electrons will be traveling to the p region and holes will be traveling to the n region। धड़ाधड़ बोल गई मैम, क्या बोल गई समझ ही नहीं आया। ये बोला कि एन पी में होल्स मेजॉरिटी, एन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी। डिफ्यूजन का केस जब इलेक्ट्रॉन्स पी में जाएंगे, होल्स एन में जाएंगे। ठीक है, अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट। ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एन टू पी रीजन एंड नॉट द वाइस वर्सा, गलत। होल्स इन द पी रीजन अट्रैक्ट देम, गलत। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, गलत। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन द एन रीजन इज मोर एज कंपैरेटिव टू द पी रीजन, यस करेक्ट, बिकॉज डिफ्यूजन क्यों होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण होता है ना, कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण होता है। अच्छा बताओ, अगर वहां पे लिखा होता कि सफोकेटेड फील कर रहे हैं तो वो भी तो हो सकता था ना,
हमारी लैंग्वेज में तो हम यही बोलते हैं कि सफोकेटेड फील कर रहे हैं, वो इतने सारे एक साथ बैठे हैं, दूसरे रीजन में उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ेगी, वहां पे उनका ज्यादा रोल पड़ेगा, है ना। तभी तो हम बोलते हैं कि जो एन के इलेक्ट्रॉन्स है वो पी रीजन पे जाते हैं, बिकॉज पी रीजन में उनकी कंसंट्रेशन कम है और एन रीजन में उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन द एन रीजन इज मोर एज कंपैरेटिव टू दैट ऑफ द पी रीजन, so that this is the reason they move towards ज्यादा। Okay, question number 15th. A red LED emits lights at 0.1 watt uniformly around it. The amplitude of the electric field of the light at a distance of 1 meter from the diode will be 1.73 volt per meter, 2.45 volt per meter, 5.48 volt per meter, 75 volt per meter. So which will be the right answer in this case? बताइए, go for it and solve it. A red LED at 0.1 watt uniformly around it, the amplitude of the electric field of the light at the distance of 1 meter from the diode is। यहाँ पे आपका पॉइंटिंग वेक्टर काम आएगा। आपको EM वेव्स का वन शॉट केस किसने देख लिया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वन शॉट जिसने देख लिया है वो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व आउट कर लेगा, बिकॉज इसमें यहाँ पे एनर्जी वेक्टर का कंसेप्ट आएगा। In this question basically you will be using the concept of energy vector, pointing vector S से डिनोट करते थे हम, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? नहीं याद आ रहा? चलो कोई बात नहीं। S इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय 4 पाई R का स्क्वायर। अच्छा, अगर हम बोल रहे हैं एलईडी लाइट से अमिट हो रहा है, अब ऐसा तो है नहीं, बल्ब जो होता है, मुझे एक बात बताओ, बल्ब जो होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में आपके पास लाइट देता है या चारों दिशाओं में लाइट देता है? अगर आप एक कमरे में बल्ब लगा रहे हो तो ऐसा होता है कि एक पोर्शन में बिल्कुल अंधेरा है या चारों तरफ आपके पास रोशनी होती है? नहीं, चारों तरफ रोशनी हो जाती है ना यार एक बल्ब लगाने से। एलईडी तो वैसे ही बड़ा जबरदस्त होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एस पॉइंटिंग वेक्टर इज इक्वल्स टू पी पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई R का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, है ना। किसी स्फेरिकल सोर्स के विद रिस्पेक्ट टू अगर हम बात करें किसी डिस्टेंस आर पे, तो आपके पास एनर्जी कितनी जाती है, उस टाइम पे कितनी एनर्जी ट्रेवल होती है, उसको हम पॉइंटिंग वेक्टर से बताते थे, विच वाज पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई R का स्क्वायर। यहाँ पे आर इज व्हाट? यहाँ पे आर इज 1 मीटर का डिस्टेंस, जहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइट की वैल्यू, बिकॉज आंसर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ V डिवाइडेड बाय M, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो आपको यूनिट से पता चल रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। फर्दर यू नो दैट कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस बी के साथ जब आप लेंगे डिवाइड बाय म्यू करेंगे, दिस इज ऑल्सो एस। ये फॉर्मूला भी हमने कर रखा है। EM वेव्स में हमने पर्टिकुलरली लास्ट के सेक्शन में 4-5 फॉर्मूलाज किए थे मेन में, जो आपको मैंने बोला था आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, राइट। अब यहाँ पे फर्दर बच्चे आप इसको फर्दर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बताओ, यहाँ पे जो E और B है, these E and B are what? RMS values। E RMS कितना होता है? E नॉट बाई अंडर रूट टू। B RMS कितना होता है? B नॉट बाई अंडर रूट टू। अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू कितना होता है? 2 होता है। तो E नॉट B नॉट डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आ जाने दो। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आपने पुट इन करना है क्या? B नॉट की वैल्यू को। ठीक है, आपने पुट इन करना है E नॉट की वैल्यू को। E नॉट इज इक्वल्स टू सी बी नॉट, तो B नॉट कम्स आउट टू बी E नॉट बटा C। ठीक है, E नॉट बटा C इज द राइट आंसर। बच्चा यहाँ पे ना स्क्वायर आएगा, स्क्वायर मिस हो गया, क्योंकि जब आप B नॉट को पुट करोगे तो E नॉट बाई C आ जाएगा, राइट। तो E नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर डिवाइड में C आ जाएगा। अब E की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ना, द एम्पलीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू। एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? E को इस साइड रखोगे, बाकी सबको उस साइड लेके जाओगे। P 2C म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई R का स्क्वायर अंडर रूट, बिकॉज अंडर रूट में इसको कवर अप कर रहे हैं, तो मैं 4 पाई R के स्क्वायर की जगह 2 पाई R का स्क्वायर यूज कर रही हूँ। ओके, बिकॉज नहीं बच्चे, यहाँ पे गलती है। अगेन यहाँ पे 4 पाई R का स्क्वायर ही आएगा। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर एज व्हाट? यू विल गेट द आंसर एज अंडर रूट ऑफ 6 विच इज 2.45 वोल्ट पर मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इजी वन, जल्दी से शाबाश, फटाफट से करेंगे। द फॉरवर्ड बायस डायोड कंसंट्रेशन नहीं, सॉरी, कनेक्शंस इज गिवन बाय व्हाट? फॉरवर्ड बायसिंग के केस में क्या होता है? फॉरवर्ड बायसिंग के केस में क्या होता है?
P is connected to higher potential, N is connected to lower potential, right? P connected to higher, N connected to lower. So in this case, if you're checking, P is connected to higher, yes. N is connected to lower, yes. P is connected to negative, P is connected to negative, यानी कि गलत. This is the case of reverse. Negative is connected to negative, यानी कि ये कौन सा केस है आपके पास? फॉरवर्ड बाइसिंग का केस है. नहीं, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सेम पोटेंशियल, तो ये तो बिल्कुल ही गलत. फर्दर अगर हम बात करें, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, राइट, बट 4 इज कनेक्टेड टू दिस, तो दिस विल बी द केस ऑफ व्हाट? ये हायर पोटेंशियल है, दिस इज हायर पोटेंशियल एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल. ठीक है, this is higher potential, this is lower potential, so this is again wrong because in this case this is the case of reverse biasing. ठीक है, अब इधर आ जाओ, यहाँ पे प्लस ऑफ 2 इसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे माइनस ऑफ 2 इसके साथ कनेक्टेड है, so this is the case of reverse biasing. ये forward biasing का केस नहीं है. So the right answer will be first option, that is forward biasing के केस में आपके पास positive is connected to P and negative is connected to N. So this will be the case of forward biasing. Okay. Next, moving on to the question number 17. The IV characteristics of an LED is given by, and you can see that this is a question from JEE Mains 2013, है ना. तो LED के केस में क्या होता था बताओ? एलईडी के केस में क्या होता था? पहले तो ये बताओ, एलईडी जो था वो फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करता था या रिवर्स बाइसिंग में काम करता था? शाबाश, टेल मी. एलईडी इज वर्किंग इन फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग. एलईडी वर्क्स इन फॉरवर्ड बाइसिंग केस. इफ आई आस्क यू photodiode works in which case? Photodiode works in reverse biasing case, because in the case of photodiode अगर हम उसको forward biasing में काम करवा देंगे तो जो लाइट की वजह से करंट प्रोड्यूस हो भी रहा है, फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में वो करंट तो गुम ही जाएगा, बिकॉज फॉरवर्ड बाइसिंग में तो ओरिजिनली हमें बहुत हाई अमाउंट का करंट मिलता है. तो अगर हम फोटोडायोड की बात करें तो फोटोडायोड के केस में हम रिवर्स बाइसिंग में काम करवाते थे, बट अगर वी आर टॉकिंग इन द केस ऑफ एलईडी के केस में आप वर्क करवाते थे उसको फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में. और एलईडी के केस में बच्चे जो ग्राफ बनता था वो सेम बनता था जैसे आपका सिलिकॉन डायोड का बनता है इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग केस. तो अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस ग्राफ इज रॉन्ग. मैंने आपको बोला सिलिकॉन डायोड जैसा, यानी कि नी के बाद आपके पास देयर विल बी इंक्रीज, है ना. नी आप पर्टिकुलरली अगर बात करें, नी वोल्टेज के बाद पर्टिकुलरली क्या हो जाता है? इंक्रीज होता जाता है. तो अगर बच्चे विबग्योर की बात कर रहे हैं ना, तो विबग्योर के केस में इफ वी टॉक अबाउट, तो जो आर है उसके लिए जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब वोल्टेज जो प्रोड्यूस हो रही है जिसके ऊपर करंट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है. यानी कि इसकी जो नी वोल्टेज होती है वो लेस होती है. ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा, याद कर लो ये, वेवलेंथ ज्यादा, नी वोल्टेज कम. क्योंकि अगर आप बाकी रूल आउट करोगे रिवर्स बाइसिंग में ये कर्व नहीं बन सकता, ये कर्व नहीं बन सकता, बट अगर आपको इसी के कलर के पैटर्न में ऑपोजिट दे रखा होता तब आप कैसे आइडेंटिफाई करते? तो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि जिसका लैम्बडा ज्यादा उसके केस में नी वोल्टेज कम चाहिए. अब ब्लू के केस में देखो नी वोल्टेज ज्यादा है, बाद में करंट इंक्रीज होना स्टार्ट कर रहा है. ठीक है, so for this case you have to remember that first option will be right option, that is IV characteristics of an LED will be the case कि यहाँ पे आपके पास रेड वाला शार्पली इंक्रीज हो जाएगा सबसे पहले एंड ब्लू वाले को टाइम लगेगा. और वी कैन से दैट कि लैम्बडा ज्यादा या फिर फ्रीक्वेंसी कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसके केस में आपके पास शार्पली इंक्रीज पहले हो जाएगा. इसको ध्यान से सोच के देखो, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है यानी कि बैंड गैप के पास ये बात करें अगर हम, तो बैंड गैप को वो जल्दी कवर अप कर लेगा. ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में अगर हम बात करें एलईडी के केस में फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में जिसकी फ्रीक्वेंसी कम, लैम्बडा ज्यादा, उसका जो कट इन वोल्टेज है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, नी वोल्टेज है, वो क्या है? लेस है. ठीक है, सो ये आपको याद रखना. चलिए क्वेश्चन नंबर 18, जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है. अगेन अ वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इट इज. Figure shows a circuit in which 3 identical diodes are used. Okay,
Each diode has a forward resistance of 20 ohm and a infinite backward resistance. ठीक है, वो बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना है, 200 ओम है, और बैकवर्ड का रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, इनफाइनाइट है। मतलब कहने का कि जब रिवर्स बाइसिंग का केस है, तो अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब डायोड काम ही नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा, सिंपल एज दैट। तो पहले तो चेकआउट करते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग कौन से और रिवर्स बाइसिंग कौन से, ठीक है। बिकॉज R1 R2 R3 की वैल्यू इज गिवन टू यू एज 50 ओम, सिंपल। बैटरी वोल्टेज आपको गिवन है कि 6 वोल्ट है, आपको करंट निकालना है थ्रू R3, आपको करंट निकालना है थ्रू R3। तो कहने का मतलब आपको टोटल करंट सर्किट में निकालना है, क्योंकि जितना करंट किसी सेल में से निकला उतना ही करंट उस सेल में से वापस, हम किरचॉफ्स लॉ में भी यही पढ़ते आए थे। तो R3 के विद रिस्पेक्ट टू कितना करंट जाएगा, जितना सेल में से निकल रहा है, टोटल करंट। टोटल रेजिस्टेंस सॉल्व करनी है, V की वैल्यू आपको पता है, टोटल करंट जितना आएगा वही आपके पास R3 के थ्रू करंट ट्रेवल करेगा। अच्छा, अगर हम चेक इन करें पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, PN, ये हायर के साथ कनेक्टेड है, ये लोअर के साथ कनेक्टेड है। शाबाश, टाइप इन द कमेंट सेक्शन that DV will be forward or reverse bias. DV will be forward or reverse bias. It will be forward bias. Yeah. Okay, if I talk to you about this case particularly, up negative is connected to positive, so this is the case of what, reverse biasing। जब यहां पे रिवर्स बाइसिंग आ गई है तो करंट ये वाली ब्रांच में से जाएगा, यहां पर हमारे पास अब देखो ना, एक साफ सुथरा रास्ता, एक कांटों से भरा रास्ता। तो आप कांटों से भरे रास्ते पे क्यों जाओगे यार, आप साफ सुथरे रास्ते से ही जाओगे ना। तो करेक्ट पाथ आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट पाथ ऑफ करंट विल बी व्हाट, 6 वोल्ट से निकला, D1 से गया, R1 से गया, देन R3 से रिटर्न होता हुआ बैटरी में अगेन वापस। दिस विल बी द राइट वे ऑफ करंट फ्लोइंग। तो अगर यहाँ पे आप चेकआउट करोगे, आपको टोटल करंट थ्रू R3 निकालना है। टोटल करंट थ्रू R3 आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, टोटल रेजिस्टेंस R1 और R3 की वैल्यूज को आप एडअप करो, R1 और R3 की वैल्यूज को आप एडअप करो, कितना आ जाएगा, 50 + 50 कम्स आउट टू बी 100। तो आपके पास करंट विल बी इक्वल्स टू 100/6, यानी कि इसमें से कोई ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है ना। क्यों करेक्ट नहीं है, बिकॉज हम गलत अप्रोच लगा रहे हैं। करेक्ट अप्रोच क्या है बताओ, क्या मिस्टेक बताओ इसमें, अगर मैंने एक चीज को छोड़ दिया है, क्या छोड़ दिया है मैंने, बताओ क्या पोर्शन मैंने लीव कर दिया है इसमें, बताओ जल्दी से बताओ इन द कमेंट सेक्शन। मैंने किस पोर्शन को यहाँ पे स्किप कर दिया, मैंने कौन सी वैल्यू को यहाँ पे ऐड ही नहीं किया, मैं भूल गई उसको ऐड करना। चमक रही है सामने, गोला भी मार रखा है मैंने 20 ओम को। अब अगर फॉरवर्ड बायस था रेजिस्टेंस, तो फॉरवर्ड बायस के केस में आपके पास जो डायोड होता है ना, उसको प्रॉब्लम हो जाती है, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाती है 20 ओम की। तो वो भी तो R1 और R3 के साथ फॉरवर्ड में ही तो होगा, मतलब सीरीज में ही तो होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास 100 ना आके कितनी आएगी, 120 आएगी। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस विल बी व्हाट, 120। टोटल रेजिस्टेंस विल बी व्हाट, 120। ओके, नेट V की वैल्यू इज गिवन टू यू एज 6, नेट V की वैल्यू आपको गिवन थी 6 वोल्ट। ठीक है, नेट वैसे भी I इज इक्वल्स टू V/R होता है। तो नेट V की वैल्यू इज गिवन टू यू एज 6, नेट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, R1 R2 नहीं आएगा, R1 R3 प्लस ऑफ 20, यानी कि 50 + 50 100 प्लस 20 120। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, 6/120, 6/120। अब आपको जो आंसर है वो मिली एम्पियर में चेकआउट करना है। तो अगर मैं ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड भी कर देती हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। फर्दर इसको आगे रीअरेंज किया है, ठीक है, फर्दर इसको आगे क्या किया है, रीअरेंज किया है। ये तो ठीक है। So this will be 6000 divided by 120 into 10 raised to the power minus 3. This 10 raised to the power minus 3 is what, milliamperes। ये 0 से 0 गया कट, आपके पास ये सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 50 मिली एम्पियर्स। इज इट क्लियर टू एवरीबडी, समझ आ गया अच्छे से। सो द राइट आंसर विल बी 50 मिली एम्पियर्स।
अप्रोच आपको ये चीज हमेशा एक बात याद रखनी है बच्चा पार्टी, दैट कि जब भी आपके पास आइडियल केस है या फिर आप नॉर्मल की बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मेंशन है वहां पे, तो हमेशा आप फॉरवर्ड बायसिंग आइडियल केस मान के चलेंगे, ठीक है। जब कुछ नहीं पता तो हम क्या हैं, हमें सब अच्छा लगता है, हम सबको आइडियल मान के चलते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में आपके पास रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाती है, रिवर्स बायसिंग के केस में रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, तो वो वाली ब्रांच को आप लेंगे ही नहीं, बिकॉज वो करंट के लिए कौन सा रास्ता है, कांटों से भरा रास्ता है, तो करंट उस रास्ते पे जाएगा ही नहीं, सिंपल एज दैट, ठीक है। सो फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में आप हमेशा करंट को ट्रेवल करवाएंगे एंड टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, करंट विल बी इक्वल्स टू V बाय R, वोल्टेज तो आपको गिवन नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे बच्चे स्पेसिफिकली कि आपको दे रखा होता कि डायोड जो है वो सिलिकॉन का बना हुआ है या जर्मेनियम का बना हुआ है, उसके केस में क्या हो जाता बताओ। अगर मैं बोलूं कि स्पेसिफिकली करंट आपको मेंशन है कि जो डायोड है वो सिलिकॉन या फिर सपोजिटली जर्मेनियम का बना हुआ है, तो उसके केस में हम V को V ही लेते, बताओ, या कुछ और हो जाता, बताओ, शाबाश बताओ। उसके केस में V को V ही लेते या फिर वो चेंज हो जाता, चेंज हो जाता, बिकॉज उसके केस में बैरियर पोटेंशियल क्या आ जाता, V माइनस ऑफ VB, पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। रिवर्स के केस में पोटेंशियल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी 50 मिली एम्पियर्स। सो विद दिस वी हैव एंडेड अप। सो मुझे लगता है ऐसा कि अब ये 18 क्वेश्चंस आपने एक बार किए तो आपको सारे कंसेप्ट दोबारा से एकदम रिवाइज हो गए होंगे, अच्छे से ना याद आ गया होगा कि सेमीकंडक्टर हमने पढ़ा था पिछले साल में, है ना। तो अब तो ऐसे ही हो गया ना, साल बदल गया, नया साल, न्यू बिगनिंग, न्यू कंसेप्ट्स, राइट। तो अब सेमीकंडक्टर भी मैम नया सा लग रहा था, है ना, क्योंकि लास्ट साल वाला तो हमने पिछले साल पढ़ा था तो हम भूल गए थे। तो जिस जिसको भी थोड़ा सा भी अभी भी डाउट रहता है कि इस केस में हमें ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, इस चैप्टर में इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना, ठीक है। उसके हिसाब से मैं वन शॉट दोबारा से ले लूंगी, नो इश्यूज, बस तुम पढ़ने वाले बनो, ठीक है, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो बच्चे ऑफर ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन इज गोइंग ऑन, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन कि 3 जनवरी से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, परसों से। अभी तक भी प्लस बाय नहीं किया है, सो गो फॉर इट एंड बाय इट एंड एनरोल अंडर माय कोड। इफ यू एनरोल अंडर माय कोड देन आई विल बी गाइडिंग यू पर्सनली इन फिजिक्स, ठीक है। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली अगर आप फिजिक्स कोर आर्मी के अंडर एनरोल होते हैं, ठीक है। यू विल बी अ पार्ट ऑफ फिजिक्स कोर आर्मी प्लस ग्रुप ऑल्सो। तो उसके लिए आपको एनरोलमेंट कोड यूज करना पड़ेगा ARTS01 एंड 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे 6 मंथ्स फ्री मिल रहा है। ऑफर इज गोइंग ऑन if your sibling is in 11th और 10th विच एवर क्लास, तो आप उसके लिए ये ऑफर बिल्कुल मिस मत कीजिए, आप ये ऑफर अभी ग्रैब इन कर सकते हैं। एंड क्लास 12th की कैटेगरी के अंदर 27 दिसंबर से ऑलरेडी कोर्सेज स्टार्टअप हो चुके हैं। स्पार्क बैच फॉर साइंस टर्म 2 इज ऑलरेडी स्टार्टेड अप एंड कॉमर्स के लिए भी टर्म 2 का बैच ऑलरेडी स्टार्टअप हो चुका है। दिस इज अ 3 मंथ्स कोर्स ड्यूरेशन। तो मीडियम ऑफ डिलीवरी इसका इंग्लिश है इस बैच का, और इसका हिंदी है, मतलब हिंदी में पढ़ाएंगे आपको सब। तो गो फॉर इट एंड एनरोल इन दिस, एंड एनरोलमेंट के लिए अगेन यू कैन यूज माई कोड एज ARTS01, राइट। सो स्टेप्स टू ज्वाइन द क्विज़ेस, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्लिक ऑन लॉग इन, क्लिक ऑन गोल, अंडर द कैटेगरी ऑफ मेन्यू बटन लेबल टेस्ट के अंदर जाके आपको इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो whosoever aligns the quiz they provide you with a code, once you put in that code you can practice it, ठीक है। आप एनरोलमेंट के लिए ARTS01 कोड वहां पे भी यूज कीजिए, ऑल द फ्री फीचर्स विल बी अनलॉक्ड, राइट। तो नेक्स्ट इज सम फ्री स्पेशल क्लासेस, आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू कि अब नेक्स्ट स्पेशल क्लास कब होगी। इस साल की पहली स्पेशल क्लास स्पेशल होगी जरूर। So there will be a real lifetime interaction between you and me with the emojis and आप क्वेश्चन टैब में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लाइव पोल्स चलते हैं, आप पोल्स में लीडर बोर्ड्स में अपनी पोजीशन कंपेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड वंस यू कंपेयर योर पोजीशंस यू गेट बूस्टेड अप, राइट। तो अगर आप टॉप 10 पोजीशंस में आ जाते हैं आपको एक बूस्ट मिलता है, एंड आई ऑलवेज प्रोवाइड सर्टिफिकेट्स ऑल्सो इन द रिस्पेक्टिव पोल बोर्ड्स। अभी लास्ट मंथ ऐसे हो जाता है ना, कैसे महीना खत्म हो जाता है, हम लास्ट मंथ बोलने लगे। तो अगर अभी पीछे बात करूँ, सेमीकंडक्टर और ईएम का हमने पोल वॉर लिया था, ठीक है। तो वहां पे भी जो टॉप 10 थे उनको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं हमेशा मेरी तरफ से, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ बूस्ट अप फॉर स्टूडेंट, ठीक है, सो दैट यू शुड compete for your positions. So thank you for attending the session. Don't forget to subscribe to the channel, press the bell icon, and don't forget to like and share this video with all your friends so that कि सबका एक बार सेमीकंडक्टर इन 18 क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज हो जाए।
तो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। आपको जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है tinyurl.com का। अगर आपको नोट्स ढूंढने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, इस कंसेप्ट में ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, बिकॉज दिस इज द ओनली वे वी कैन कनेक्ट, है ना, इन द कमेंट सेक्शन। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर योर व्यूज ऑल्सो रिगार्डिंग द सेशन, ठीक है। तो डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स, tinyurl.com लिंक पे क्लिक करेंगे, आप नोट शीट तक पहुंच जाएंगे एंड वंस यू रीच द नोट शीट, क्लास 12th का टैब खोलना है आपको नीचे, है ना, क्लास 12th का टैब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ न्यू ईयर सेलिब्रेशंस एकदम मस्त पढ़ते पढ़ते। न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली फ्रॉम ऑल ऑफ अस फ्रॉम अनअकैडमी। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।